हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लिख के स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास BA भाग 3 द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा यूरोप का इतिहास 1919 से 1945 ईस्वी तक। इसमें आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का कारण और दूसरा टॉपिक है रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका। तो ये दोनों टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत से ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपको पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर लाने की अवधारणाएं होती हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। तो ये जो इतिहास यानी कि BA थर्ड वालों के लिए तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास का जो पेपर होता है सबसे ज़्यादा नंबर उठता है और उसके बाद में ये चीज़ें आपको पता रहती हैं कि इसमें से पेपर हमारा कौन कौन से आते हैं, पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, ये जो रूसी क्रांति कारण है ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी आता ही आता है। और ये आपका जो लेनिन की भूमिका है ये शॉर्ट आंसर में आता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसको कॉन्सेप्ट करते रहिए और कॉन्सेप्ट में सबसे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जो टॉपिक आपका है, टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी। ये वीडियो आपको पूरे पेपर के अहम भूमिका निभाएगी दोस्तों। पेपर में आपके एक रामबाण की यानी कि दवा के रूप में काम करेगी। औषधि जैसे होती है कि बुखार में औषधि होती है कि आपको दवा लेते ही तो 2 घंटे में 3 रिलीफ आ जाते हैं, तो इसी तरीके से ये हमारा वीडियो है दोस्तों। 1-2 घंटे आप ज़रूर देख लीजिए, तो ये आपको औषधि के रूप में आपका उपचार करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए मैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका जो दोस्तों है, ये प्रश्न आपका है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए। आंसर आपका है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई आर्थिक कारण होता है। तो क्या रूस की राज्य क्रांति के पीछे मात्र आर्थिक कारण था? इस संबंध में इतिहासकार के M पाडिक्कर ने लिखा है, यानी कि M पाडिक्कर ने कहा है कि क्रांति सदैव भव्य राज प्रसादों व जीर्ण कुटियों से प्रारंभ होती हैं, परंतु यह कारण सामाजिक अधिक प्रतीत होती है। इस संबंध में बेंडेल फिलिप्स का कहना है, सत्य प्रतीत होता है कि क्रांतियाँ उत्पन्न नहीं की जाती, वे स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। तो रूसी क्रांति के कारणों को वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 राजनीतिक कारण, नंबर 2 सामाजिक कारण और तीसरा आर्थिक कारण। ये 3 कारण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीनों कारण से ही ये क्रांति उत्पन्न होती है दोस्तों, यानी कि इसके कारण थे। तो पहला है निरंकुश शासक, यानी कि राजनीतिक कारण में है निरंकुश शासक। रूस में जार का शासन निरंकुश था। अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही जार स्वेच्छाचारी शासन और सम्राट के दैवी सिद्धांतों में विश्वास करते थे। शासन की संपूर्ण शक्ति सम्राट में निहित थी और जार निकोलस द्वितीय ने भी कठोर व दमनकारी नीति का पालन किया। उसने स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से रौंद डाला, अतः ऐसी स्थिति में जनता द्वारा सोचा जाना आवश्यक था। नंबर 2 रूस की जापान से पराजय। यूरोपीय शक्तियों के दबाव में डर कर निकट पूर्व में उसने मंचूरिया व कोरिया पर आधिपत्य स्थापित किया तथा जापान के हितों को स्पष्ट चुनौती दी। जापान ने 1904, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1904 और 5 के युद्ध में रूस को हराकर यह प्रमाणित कर दिया कि रूसी सेना एक भीड़ है। एक भीमकाय पहलवान रूस को एक छोटे से बौने जापान ने मात दे दी। 5 सितंबर 1905 ईस्वी में पोर्ट्समाउथ की संधि से युद्ध बंद हो गया, किंतु रूस की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारी धक्का लगा। इससे रूस की जनता में व्याप्त असंतोष की अधिक बढ़ावा मिला और वह जारशाही का अंत चाहने लगे। नंबर 3 आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव, यानी रूस के में मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। मजदूर अपनी ट्रेड यूनियन बनाना चाहते थे, किंतु जार ने इसकी अनुमति नहीं दी। हड़तालों को गैर कानूनी घोषित किया गया। अपनी दशा सुधारने के लिए मजदूरों ने 22 जनवरी 1905 ईस्वी को क्रांति की घोषणा कर दी, जिसमें फादर गोपेन समेत सैकड़ों मजदूर मारे गए। इस घटना रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूनी रविवार किस घटना के नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये चीज़ें आपको प्रश्न में पूछे जाते हैं। इतिहासकार 1905 की क्रांति को जार के
शासन की समाप्ति का आरंभ मानते हैं। अब रूस की जनता जारशाही की निरंकुशता और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग की शासन स्थापित करने को स्वप्न देखने लगे। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। चौथा आपका क्या है दोस्तों? स्टालपिन और रासपुतीन के अत्याचार, यानी स्टालपिन और रासपुतीन के अत्याचार। तृतीय ड्यूमा के निर्वाचन में स्टालपिन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बना। इसके आते ही रूस ने पुनः प्रतिक्रिया का युग प्रारंभ हुआ। लगभग 3000 व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ाया गया। हजारों को साइबेरिया के बर्फीले प्रदेश में भिजवा दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों को दास से भी बदतर स्थिति में डाल दिया। अतः 1911 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने इसकी हत्या कर दी। रासपुतीन नामक जर्मन साधु का जार व जारीना पर इतना अधिक प्रभाव था कि जनता द्वारा तीव्र अधिक होने पर भी जार से उसे पृथक नहीं किया। देश का योग्य व दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता थी, न कि एक आधारहीन अनपढ़ साधु के इशारे की। सामंत भी इसी से तंग आ गए थे। 1916 में रासपुतीन की हत्या कर दी गई। नंबर 5, ड्यूमा यानी कि सांसद का अंत कैसे करें? 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के फलस्वरूप जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा की गठन तथा उसकी सहमति के बिना कोई कानून न बनाने की घोषणा की थी। ड्यूमा का गठन तो कर लिया गया, किंतु ड्यूमा उसके कहने के अनुसार ना चली तो उसने ड्यूमा को शीघ्र भंग कर दिया। जारशाही ने रूस में 5 वर्षों से 4 बार ड्यूमा को भंग किया। अतः जनता के भीतर गहरा असंतोष व्याप्त था, तो कालांतर में क्रांति का कारण बना। नंबर 4, जार की रूसी कारण की नीति। रूस की प्रजा विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से बनी थी। वहाँ कई धर्म प्रचलित थे तथा कई भावनाएं थी। यहाँ की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज़्बेक, तातार, कज़ाक, आर्मीनियन, रूसी आदि का समावेश था। इन सब की अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता थी। रूसी में इन सब में प्रभावशाली होने के कारण शासक बन गए थे। इनको अन्य अल्पसंख्यक जातियों के साथ कोई हमदर्दी न थी। जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से रूसीकरण की नीति अपनाई गई और एक धर्म का नारा दिया गया। गैर रूसी जनता का दमन दिया गया। इनकी भावनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इनकी संपत्ति छीन ली गई। इस कारण गैर रूसी जनता में असंतोष फैला और वह जारशाही के विरुद्ध हो गई। तो ये चीज़ें थी जार की रूसीकरण की नीति दोस्तों। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में रूसी क्रांति के सामाजिक कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, सामाजिक असमानताएं। समाज में कैसी उनकी असमानताएं थी, तो ये चीज़ें थी। आप रूसी समाज में 2 वर्गों में विभाजित था, यानी जो उनकी समाज 2 भागों में विभाजित था। यानी कि प्रथम अधिकारयुक्त और वर्ग था और द्वितीय अधिकार था वो विहीन वर्ग था। प्रथम वर्ग में सम्राट, उसके कृपा पात्र सामंत, चर्च एवं कुलीन वर्ग आता था, जो सम्राट की निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता का समर्थक था। यह संपन्न वर्ग था और महत्वपूर्ण पदों पर तथा अधिकांश भूमि पर इस वर्ग का अधिकार था। द्वितीय अधिकार में बात की जाए तो विहीन वर्ग के अंतर्गत किसान, मजदूर एवं दास आते थे, जिनकी स्थिति दयनीय थी। नंबर 2, किसानों की दयनीय स्थिति। जो किसान की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी दोस्तों। रूस में कृषि प्रधान देश था। 18 करोड़ की जनसंख्या में 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, किंतु किसानों की दशा शोचनीय थी। लगभग 1/3 किसान भूमिहीन बने रहे। जमींदार ऐसे किसानों का शोषण करते थे। 1905 ईस्वी के बाद किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया, किंतु समस्या का कोई समाधान नहीं था। अतः किसानों को शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। युद्धकालीन कष्टों ने किसानों के असंतोष को और भड़का दिया एवं क्रांति का मार्ग सुदृढ़ हो गया। नंबर 3 आपका क्या है दोस्तों? समाज का पिछड़ापन है। समाज में कैसे उनका
बैकग्राउंड था, कैसे वो पीछे थे, तो ये चीज़ें इसमें आपको बताए। इस तरीके से क्रांति का कारण हुआ था दोस्तों। तो रूसी समाज में यूरोपीय देशों में सबसे पिछड़ा हुआ था। लैंगसम के अनुसार 1914 ईस्वी में हर एक 80,000 रूसी जनता में 17 सामंत और 175 व्यापारी व नागरिक और 800 किसान होते थे। इस प्रकार रूस एक विशाल था, विभिन्न लोगों का पिछड़ा हुआ देश था। नंबर 4 मध्य वर्ग और बौद्धिक विचारधारा। फ्रांस की भांति रूस में भी 1917 ईस्वी की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी, जिसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने कर रखा था। इस काल में टॉलस्टॉय, बाकुनिन, तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिम गोर्की तथा लेनिन प्रमुख लेखक एवं विचारक थे। टॉलस्टॉय की पुस्तक यानी वार एंड पीस, गोर्की का उपन्यास यानी द मदर ने रूसी जनता ने विशेषकर युवा वर्ग की बहुत अधिक प्रभावित किया। अतः उक्त लेखकों के उपन्यासों एवं कहानियों से रूस में सुधारों की मांग उठने लगी व उसने जनता को क्रांति के पक्ष में कर लिया। नंबर 5 आपका होगा जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव। युद्ध के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी आ गई, वस्तुओं में दाम ऊंचे बढ़ गए, गरीबों के लिए अनाज, कपड़ा और ईंधन प्राप्त करना कठिन हो गया। लोगों का ध्यान था कि देश में इन चीज़ों की कमी नहीं है, अपितु धनी लोगों ने इन्हें अपने गोदामों में बंद कर लिया और चोर बाजारी द्वारा कीमतें बढ़ा दी हैं। उनका कहना था कि चोर बाजारी और मुनाफाखोरी में सरकारी अफसरों को भी मिलीभगत है, इसलिए सरकार के विरुद्ध जन साधारण में भी भारी असंतोष था और यह असंतोष ही क्रांति का तत्कालिक कारण था। अब आपका जो हेडिंग है वो आर्थिक कारण है दोस्तों। नंबर 1 औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव औद्योगिक विकास औद्योगिक क्रांति का प्रभाव 1750 यानी 1850 ईस्वी में रूस पर भी पड़ा। रूस में 1913 ईस्वी में 281 करोड़ टन कोयला, 28.30 लाख टन लोहा और 24.30 लाख टन इस्पात पैदा हुआ। औद्योगिक उत्पादन 54% बढ़ गया और भारी उद्योगों में 76% की वृद्धि हुई। कारखानों में काम करने वाले मजदूर गांव छोड़कर शहरों में आ बसे थे। ये मजदूर भूमिहीन किसान थे, अतः औद्योगिक विकास होते हुए भी मजदूरियों की दशा शोचनीय थी। उन्हें खेतों के साथ ही बेच दिया जाता था। गुलाम प्रथा जारी था। रूस के नगर बेरोजगार किसानों और मजदूरों से भर गए और भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता, इसलिए मजदूर क्रांति पर उतारू हो गए। नंबर 2 आपका हो गया मजदूर वर्ग में असंतोष। 1902 और 3 में मजदूरों की हड़ताल प्रारंभ हो गई थी। 1905 ईस्वी की क्रांति का आरंभ भी मजदूरों के जुलूस से ही हुआ था। इसमें 1,07,000 मजदूर ने जारशाही के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस समय मजदूरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी अलग सरकार बना ली। इसके बाद सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने की प्रयत्न किया। श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति की व्यवस्था 1903 ईस्वी से ही प्रारंभ कर दी गई थी। 1912 ईस्वी में स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा अधिनियम लागू किए गए, किंतु सुधारों में से भी मजदूर का असंतोष दूर नहीं हुआ। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। नंबर 3 आपका हो गया दोस्तों कृषि में सुधार नहीं। रूस में 20 लाख किसानों ने गांव छोड़ दिया। 13 लाख लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी। केवल 1910 ईस्वी में कृषकों के 6175 उपद्रवों को बेरहमी से कुचला गया, परंतु कृषि के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। नंबर 4 आपका आया दोस्तों व्यापार और वाणिज्य पर विदेशी पूंजी की प्रभाव। रूसी व्यापार में उद्योगों में 80% पूंजी विदेशी थी। जिस देश की आमदनी जो 1900 ईस्वी में लाख रूबल भी थी, बढ़कर 1913 में 34,000 लाख रूबल अर्थात दुगनी हो गई।
इसमें बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि यह सब आमदनी जनता पर खर्च न होकर विलासिता के कार्यों में खर्च की जाती थी। राज्य में प्रतिवर्ष 70% बचत थी। फिर भी असंख्य जनता के पास रहने को मकान नहीं था। गैर रूसी मजदूर, किसान सभी जारशाही को समूल नष्ट करने के लिए एक हो गए। सभी लक्ष्य व हित जारशाही के अंत में ही निहित था। इस प्रकार 5 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने अपने भाई यानी ग्रैंड ड्यूक माइकल के पक्ष में अपने सिंहासन को परित्याग कर दिया। 300 वर्षों से जो रोमानोव राजवंश शासन कर रहा था, उसका सब अंत हो गया। रूस में राज्य क्रांति सफल हो गई और रूस की क्रांति में पेट्रोग्राड की वही स्थान था जो फ्रांस की राज्य क्रांति में पेरिस का था। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका क्या थी, इनकी थोड़ा सा संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो रूसी क्रांति के नेतृत्व में लेनिन ने नवंबर 1917 ईस्वी में संभाला। उसने एक उग्र क्रांति के माध्यम से केरेंस्की सरकार को समाप्त करने का निश्चय किया। बोल्शेविक दल ने 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्रेड और मॉस्को में सैनिकों के साथ लेकर क्रांति शुरू कर दी। इन्होंने शीघ्रता से सरकारी संस्थानों यानी बैंक, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और बिजली घरों आदि पर अधिकार करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर हेज के अनुसार इनके कम्युनिस्ट नारे थे, शांति, जमीन और रोटी मिलेगी। सोवियतों की शक्ति सारे देश में स्थापित किए जाएंगे। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया था, इसलिए आसानी से बिना रक्त बहाए बोल्शेविक दल ने पेट्रोग्रेड और मॉस्को पर अधिकार कर लिया था। इससे रूस की सत्ता बोल्शेविक क्रांति पर के बाद लेनिन के हाथों में आ गया। ट्रॉट्स्की और उसका प्रमुख सहयोगी था। लेनिन एक समाजवादी शासन तंत्र का सर्वशक्तिमान अधिनायक बन गया था। लेनिन ने पुरानी अस्थायी सरकार का शासन समाप्त घोषित कर दिया था। 25 नवंबर 1917 ईस्वी को शासन सत्ता पूरी तरह उसके हाथों में आ गई थी। यह नवंबर की क्रांति रूस के पूर्ण काया शासन सत्ता पूरी तरह उसके हाथों में आ गई थी। यह नवंबर की क्रांति रूस की पूर्ण काया पलट करने में सफल हो रही थी। लेनिन ने रूस को वास्तविक अर्थों में समाजवादी रूस में परिवर्तित कर दिया था। जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हुई मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति को एक पूरक क्रांति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। डॉक्टर भूपेश चंद्र सक्सेना के अनुसार मार्च 1917 ईस्वी में आंशिक परिवर्तन आए थे, परंतु अक्टूबर-नवंबर क्रांति से आमूल परिवर्तन लाने में सहायता मिली। देश का न केवल शासन तंत्र बदल गया बल्कि उसकी संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी बदल गई। तो ये थी लेनिन की सहायता। यानी दोस्तों अगर इसमें लेनिन की व्यवस्थाएं जैसे देखा तो रूस की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत बदलाव आए, तो ये चीज़ें धीरे धीरे रूस का भी बदलाव लाया। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। मैं अगली वीडियो के साथ एक बार फिर आपके साथ आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।